पास है। अब संसद के पास कानून बनाने, तो आपके पास संसद नहीं रहेगा तो आपके लिए कानून कौन बना देगा? किससे उम्मीद करते हैं कि आपके लिए कानून बना देगा? निशिकांत दुबे से? किससे उम्मीद करते हैं? सुनील सिंह से? किससे उम्मीद करते हैं आप? पीएन सिंह से? किससे उम्मीद करते हैं? संजय सेठ से उम्मीद करते हैं कि आपके लिए नीति बना देगा, आपके लिए पॉलिसी बना देगा। अब यहाँ हेमंत सोरेन ने एक बहुत तरीके से आपको पेच में फंसाया। दादा भी बोल रहे थे कि हथियारी तो हैं, लेकिन उसको पद तो दे दिया, लेकिन पावर अपने पास रखा। कैसे पावर अपने पास रखा, इसको हम बताते हैं। 1932 का बात कहाँ किया? जब हम लोग 2 साल आंदोलन किए, जब आंदोलन में देखा कि बहुत व्यापक आंदोलन हो रहा है, जब जगन्नाथ महतो जिंदा थे और उन्हीं के क्षेत्र में सबसे व्यापक आंदोलन हो रहा था और मंत्री पद पे थे, उनको डर लगा कि भैया अगर लागू नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करो कि ये पेच में भी फंस जाए, लागू भी ना हो और हमारा राजनीतिक रोटी भी सेका जाए। कैसे किया हम बताते हैं। पहले उसको सदन में लाया, पास करवाया, राज्यपाल के पास गया, उसमें एक नीति डाल दिया कि ये जो कानून बनेगा ये 9वीं अनुसूची में जाएगा तब मान्य होगा। अब 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? 9वीं अनुसूची में हमारा डलाया हुआ है CNT SPT, लेकिन अभी कौन डालेगा? आपके 14 सांसद हैं, 14 सांसद में 12 सांसद जो है वो बीजेपी के हैं और जेएमएम के 1 सांसद है, कांग्रेस का 1 सांसद है। अब बताइए बीजेपी वाला जो जेएमएम पास करेगी बिल को, वो कांग्रेस जो जेएमएम वाला पास करेगी वो बीजेपी वाला क्यों समर्थन करेगा? क्या नहीं करेगा। तो फिर वहाँ कौन पास करा देगा? क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। तो आपके सांसद तो है नहीं, तो फिर कैसे होगा? क्या लगता है कि आपको जब लोकसभा में जाएगा बिल तो क्या लगेगा? पीएन सिंह आपके लिए ज़बरदस्त वकालत कर देगा? क्या लगता है आपको ये आपका निशिकांत दुबे ज़बरदस्त वकालत कर देगा? क्या लगता है आपको ये सुनील सिंह आपका वकालत कर देगा? क्या लगता है ये संजय सेठ जो गूंगा है ये वकालत कर देगा? क्या? नहीं कर। तो फिर आपको संसद में वैसे लोगों को भेजना पड़ेगा जो 1932 का बात करेगा, जो नियोजन नीति की बात करेगा, जो पॉलिसी की बात करेगा। अब यहाँ हेमंत सोरेन को एक चीज़ ये करना चाहिए था कि जब आप विधानसभा से जब पास करवाए कानून को और कह देते कि विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल का मोहर लगते हुए इन जो नियमावली है ये संवैधानिक माना जाएगा और इसके आधार पर हम लोग का नौकरी लिया जाएगा। जब लागू होना था, जब संविधान में 9वीं अनुसूची में जब जाता तब जाता। अब क्या हुआ है, इसको पता था कि बीजेपी वाला सपोर्ट करेगा नहीं, और जैसे ही सपोर्ट नहीं करेगा हम कार्ड खेल देंगे कि भैया बीजेपी वाला देखो समर्थन नहीं कर रहा है। इसमें कौन पिसाएगा? आप पिसाएंगे, आपका युवा पीढ़ी पिसाएगा। उसको क्या मतलब है? पास हो ना हो उसकी क्या मतलब? अब बीजेपी वाला से भी ऐसी है भाई कि अगर हमारा पॉलिसी अगर वहाँ जाता है तो आप जल्दी से लागू कीजिए, और नहीं तो अगर हम लोग नहीं गए तो हम लोग वहाँ एकजुट किसको कौन करेगा? आपके लोकसभा के जो सांसद है उसको एकजुट कौन करेगा? कौन बताएगा? ज़बरदस्त वकालत कौन करेगा? ज़बरदस्त तरीके से अपने बात को कौन रखेगा कि हमारा 32 किस लिए ज़रूरी है? कौन रखेगा बताइए? इसलिए हम लोग को सदन में जाना पड़ा। अब 9वीं अनुसूची को तो बात कर दिया, अब 9वीं अनुसूची के लिए आपको सांसद को तो भेजना पड़ेगा वहाँ, नहीं तो लागू कैसे होगा? वकालत कीजिएगा तब ना आपको मेजोरिटी के लिए, मान लीजिए 545 में 542 सीट है लोकसभा सांसद का, उसमें मेजोरिटी के लिए आपको चाहिए, तो मेजोरिटी वहाँ से नहीं रहेगा तो पास कैसे होगा? 4-5 आपके लोग जाएंगे, जब जाएंगे तो वहाँ से उस बिल को पास होगा, नहीं तो धरा का धरा रह जाएगा। ये तो राजनीतिक रोटी सेक चुका है। और हम एक बात और बता दे रहे हैं, अभी चुनाव का टाइम है, आएगा 2024 में, ये 32 के नाम पर कुछ ना कुछ जरूर बरगलाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है फिर से बिल लाएगा और वहाँ जाके लटक जाएगा, उसको पता है कि लटक जाएगा। अगर इतना ही मनसा साफ था तो जब राज्यपाल के पास से वापस आया तो आपके पास IAS था, IPS था, मुख्य सचिव था, आप तुरंत उसमें संशोधन करके जहाँ गलती था आप कहीं नहीं भेजे। साफ शब्दों से पता चल रहा है उसका मनसा ही नहीं, ये तो लागू होता लेकिन नहीं भेजो। अब 1 साल कार्यकाल बचा हुआ, ये चुनाव का तैयारी करेगा कि आपको नौकरी देगा कि वैकेंसी देगा कि नीति बनाएगा? बताइए। लटक गया, फिर इसी के नाम पे जाएगा कि हमको बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया, फिर से हमें जुटाओ। तो ये कहेंगे भैया फिर से शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना। अब हम आगे जब विस्तार की बात है तो आज हम विस्तार संगठन के विस्तार आप लोगों को क्या करना है। देखो, कहा जाता है कि कलयुग में संघे शक्ति, यानी कलयुग में आपको संघ में शक्ति है। मान लीजिए यहाँ आप किसी चीज़ को लेकर आंदोलन करते हैं, NTPC लेकर, तो हर बार जयराम महतो, मोतीलाल महतो या कोई भी अन्य व्यक्ति वहाँ से आ नहीं पाएगा, तो आपको यहीं के लोग जुट के आंदोलन करना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक संगठन का जरूरत पड़ता है जिस प्रारूप होता है, इसलिए हम लोग को संगठन तैयार करना है। संगठन में क्या करना, आज हम लोग 21 लोगों का नाम लेके जाएंगे जो व्यक्ति अपना काम का ध्यान में रखते हुए, देखिए हम लोग कभी दारू नहीं देंगे, मुर्गा नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, धोती नहीं देंगे, साड़ी नहीं देंगे,
पैसा भी नहीं देंगे। आपके पास रोजगार है, आप रोजगार कीजिए और संगठन का विस्तार कीजिए। जिस दिन समय मिले उस दिन जाइए, और उस दिन जाते जाते आप जिस दिन आपको समय मिले 21 लोगों में ज़रूरी नहीं है कि 21 लोग जाएंगे। जिस दिन खाली रहे वो चले जाइए। आज 4 लोगों का 5 लोगों का आना था, एक ही व्यक्ति आए, लेकिन विस्तार करके जा रहे हैं। हर पंचायत में बैठक कीजिए, उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव वगैरह जो भी एक फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में उसको बना के भेज दीजिए, उसको परमानेंट कर देना। ये आप लोग का संयोजक मंडली प्रखंड का एडहॉक कमेटी बन रहा है। फिर इसमें जो सक्रियता जिन व्यक्ति का रहेगा उस आधार पर उसका प्रखंड का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हम लोग बना देंगे। और वही व्यक्ति फिर नीचे क्या करेगा, पंचायत वाला जो बूथ स्तर आता है, वार्ड स्तर में उसको 10 लोगों को चयनित करना है और एक को उसमें प्रभारी बना देना है बूथ स्तर पर। उसमें क्या रहेगा, नाम रहेगा, गाँव का नाम रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा, और वो डाटा पंचायत को भेज देना, पंचायत भेज देगा प्रखंड को, प्रखंड भेज देगा केंद्रीय टीम को। ठीक है। उसके पहले आप पंचायत वाला क्या काम करेगा, बूथ वाला, कि हमारा कुछ दिन में सदस्यता अभियान चलेगा। सदस्यता अभियान में आप लोगों को बूथ वाला को दे देना है फॉर्मेट कि आप लोग अपने अपने स्तर से जोड़ के जो सदस्य है उसको दे दीजिए। फिर उसी क्रम में हमारे पास वो लिस्ट आ जाएगा। जब ये पूरा पंचायत का विस्तार हो जाएगा उसके बाद महिला पे काम करना। हर बूथ स्तर पर 10-10 को महिला बनाना, 10 को महिला को सक्रिय सदस्य के रूप में, और उसको एक प्रभारी नियुक्त कर देना, और इस तरह से बना के वो डाटा भी हम लोग के पास भेज देना। इस तरह से और पंचायत का विस्तार करते हुए एक बात का खासा ध्यान रखना है कि सभी जाति, धर्मों, वर्गों के लोगों का ख्याल रखना। सभी को बराबर का अधिकार दीजिए, बराबर की समानता दीजिए कि लड़ाई आपकी है। जितना चीज़ें हम बताए और अपने से जितना चीज़ें जानते हैं उसको समझाइए। और सबसे अंतिम बात यह है कि वोट के महत्व को समझाइए, वोट के महत्व को समझाइए। आज 23 सालों के झारखंड में सबसे पहले हमारे लोगों के जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ही ध्वस्त कर दिया गया कि हमारा बच्चा जितना बुड़बक रहेगा, अनपढ़ रहेगा, कुकर रहेगा, उतना झंडा ढोने में इसको आसानी होगा। तो आज तक हम लोग दारू, मुर्गा में, हड़िया में, चुलैया में हम लोग वोट देते आए। अब इसको बात को घर घर तक लेके जाना और कहना है कि आपको जिसको वोट देना है, बीजेपी को दीजिए, आसू, कांग्रेस, जिसको देना है, लेकिन एक बात का खासा ध्यान रख के वोट दीजिए कि कौन आपके बच्चे के लिए शिक्षा का व्यवस्था कर सकता है, कौन आपके बाल बच्चे के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है, कौन आपके बाल बच्चे के लिए इलाज की व्यवस्था कर सकता है, पानी, बिजली की व्यवस्था कर सकता है, उसको वोट दीजिए, चाहे जिसको देने का मन है। एक बात का ध्यान रखें, अभी 23 सालों के झारखंड में हमारा युवा पीढ़ी क्या करता है, जब चुनाव आएगा तो फलना पार्टी जिंदाबाद, ढकना पार्टी जिंदाबाद। काहे का जिंदाबाद भाई? तुम जिंदाबाद काहे अपना नहीं करते? अपने परिवार का जिंदाबाद कैसे होगा? तुम्हारे माँ बाप का जिंदाबाद कैसे होगा? तुम्हारा बाल बच्चा का जिंदाबाद क्या है? उसको काहे नहीं सोच रहे? उसका जिंदाबाद तुम कर दिए, उसका तो जिंदाबाद है, करोड़ों का संपत्ति खड़ा कर लिया, वो जाके अमेरिका में रहेगा, लंदन में, सिंगापुर में भी रहेगा तो कम नहीं पड़ेगा। उसका जिंदाबाद तो कर दिए, फिर तुम्हारा जिंदाबाद कैसे हो? जब चुनाव के टाइम में जिंदाबाद, और जब चुनाव खत्म हो जाए तो ट्रैक्टर वो लटकेना है। जब चुनाव रहते तब स्कॉर्पियो के अगला सीट में हरा पार्टी जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद, और जब चुनाव खत्म तक ट्रैक्टर भी नहीं मिलता। तब चुलैया पी के सुतल रहता, उठा के सोचे हो सबके जगह तो महिला हो, पुरुष हो, सबके बतवे हो कि अपन वोट के वैल्यू समझ, अपन वोट के कीमत समझ। और आज के झारखंड के परिदृश्य में जितना चारों पार्टी हो सबके तो नहीं देख चुका, बीजेपी भी देख चुका है, कांग्रेस भी देख चुका है, जेएमएम भी देख चुका है, आसू भी देख चुका है। तोर पास ऑप्शन की हो? पहले ऑप्शन ना हलो, चल ककरो भी दे दो। आज तोर पर ऑप्शन हो, तोर हाथ में ऑप्शन हो, ओकरा चुने के प्रयास कर। जे तोर खतियान के बात करो, जो तोर नीति की बात करो, जो तोर पॉलिसी के बात करो, जो तोर बाल बच्चा के भविष्य के बात कर रहा, जो तोर बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के बात कर रहा, जो तोर बाल बच्चा के रोजगार दिए के बात कर रहा, ओकरा चुने के प्रयास कर। और जब तक वो मेजोरिटी में ओकरा ना भेजबी तब तक नीति ना बन सको, तब तक नियम ना बन सको। तो नहीं इटा तोनी के घर घर तक, जन जन तक वोट के महत्व समझाना। काहे समझाना हो? काहे कि संविधान में, अगर संविधान अम्बेडकर जी लिखले तो अगर जिक्र होना जरूरी है। संविधान में जब लिखे तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि अगर हम एक वोट देकर, एक देश में एक व्यक्ति पर एक वोट देकर देश में समानता लाने की बात तो की है, लेकिन देश का मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित जब तक अपने वोट का वैल्यू, अपने वोट का महत्व नहीं समझेगा तब तक उसका शोषण होते रहेगा। और भारत के 75 साल के इतिहास में और झारखंड के 23 साल के इतिहास में आज झारखंड का कहीं ना कहीं वही स्थिति बना हुआ है। आज हम लोग का शोषण हो ही रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने लोगों को वोट का महत्व समझाएं। वोट का महत्व समझाने के बाद अपने आप उलगलान होगा, अपने आप परिवर्तन होगा। यही बात कहा कि अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।